बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ना जाने क्यों हमारे सियासतदान जो हैं अब तक 76 साल से किसी को 3 दफ़ा बारी मिल चुकी है, किसी को 4 दफ़ा बारी मिल चुकी है। IMF प्रोग्राम जो हमने अब तक 23 प्रोग्राम लिए हैं, उसके जो है 2/3 प्रोग्राम भी उन्होंने लिए हैं। उनको इस मुल्क के ज़मीनी हकाइक और इस मुल्क के मसाइल से अभी तक वो आगाह क्यों नहीं हुए? क्या ऐसी वजह है? क्या वो बिल्कुल ही निकम्मे हैं, नाअहल हैं, फारिग किस्म के लोग हैं? क्या उनकी अंदर जो है बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान के मसाइल को अंडरस्टैंड कर सकें? जब वो लोगों के बीच में जाते हैं और इलेक्शन में वोट मांगने, वो उस तरह की बातें करते हैं जो नामुमकिन है, और अगर वो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन हो सकती है जब पाकिस्तान को मजीद कर्ज के पहाड़ के नीचे दबाया जा सके। अभी आपने देखा होगा कि कोई पार्टी, सियासी पार्टी अपना मंशूर नहीं दे सकी। बिलावल साहब अपना 10 रुकनी जो माशी प्लान है, कोई उसको छापा नहीं, कहीं उसकी तफसीलात नहीं। वो फरमाते हैं कि जी 300 यूनिट बिजली फ्री के देंगे। जब हमने उस पर तनकीद की कि 300 यूनिट बिजली, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो है 70% से ज़्यादा लोग का इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कि इस मुल्क की 70% बिजली आप फ्री करने वाले हैं, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? तो उनको किसी ने कान में जाके बोला कि भाई साहब, आप इसको ज़रा सा तब्दील कर दें और आप बोलें कि जो 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको मैं सोलर लगा के दे दूंगा। आप सोलर कहाँ से लगा के देंगे? जो 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके छतें हैं, वो तो कोई झुग्गियों में रह रहे हैं, कोई फ्लैटों में रह रहे हैं, कैसे लगाएंगे? फिर उसके पैसे कहाँ से लाएंगे? तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप बोलते क्या हैं। फिर आपने बोला कि मैं 200 यूनिट 5 साल में जो है लोगों की तनख्वाहें जो है डबल कर दूंगा। अगर आप ना भी कुछ करें तो पाकिस्तान में पिछले 50 सालों से हर 5 साल बाद तनख्वाह डबल हो जाती है। तो आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ मिसाल दे देता हूं कि 2023-24 में 35% तनख्वाह बढ़ी थी। अगर अगले 3 सालों में 15-15% भी तनख्वाह बढ़े तो खुद ब खुद डबल हो जाती है। तो थोड़ा सा हिसाब किताब, मैथमेटिक्स भी कमजोर है इनका, और लोगों को आई डोंट नो क्यों क्या बोलते रहते हैं। मरियम साहिबा कह रही थी जितने डब्बे के अंदर आप शेर के वोट डालेंगे उतनी सस्ती गैस होती रहेगी। जितने ज्यादा डब्बे में शेर के वोट डालेंगे उतने बिजली सस्ती होती रहेगी। ये मेरे ख्याल से ये तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाना चाहिए। ये एक नई थ्योरी आई है। मतलब इनको अंदाजा ही नहीं है कि इस वक्त हम किस माशी बुरान से गुजर रहे हैं। इसहाक डार साहब टीवी पे आते हैं, वो बिलावल पे तनकीद करते हैं कि 300 यूनिट बिजली कहां से फ्री देगा, अपनी जो है चीफ ऑर्गेनाइजर की तरफ बात नहीं करते। फिर वो दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, या IMF है या हम जो है बेल्ट टाइटनिंग कर लेंगे, यानी कि मुल्क में इतनी सख्तियां कर लेंगे माशी तौर पे कि शायद हमें IMF पे ना जाना पड़े। ये भी इनके ख्यालात गलत हैं। IMF के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी बेल्ट टाइटनिंग कर लें। मतलब आप ये समझ लें कि बेल्ट टाइटनिंग की अगर आप IMF के बगैर जाना चाह रहे हैं तो आप हवा और पानी पे गुजारा करें। इसके अलावा अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं मिल सकता, इतनी बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी। तो इसहाक डार साहब को भी नहीं पता कि मईशत कहाँ जा रही है, मईशत कहाँ खड़ी है। आपको याद होगा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि ये जो मौजूदा IMF प्रोग्राम है 9 माह का, ये तो कोई मसला नहीं है, ये पूरा खत्म भी हो जाएगा। इसकी 3 किस्तें जारी होनी थी, उन 3 में से 2 किस्तें हमें मिल गई हैं, आखिरी किस्त भी मिल जाएगी। लेकिन उसमें भी अब थोड़े से शक व शुबहात ये हैं कि इलेक्शंस के बाद IMF शायद आए। IMF को आ जाना चाहिए, तब तक पाकिस्तान IMF ने लेट किया है। इसी दौरान IMF की एक, जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट जारी होता है जब वो बोर्ड मीटिंग करता है, तो वो डॉक्यूमेंट जो होता है, वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट जिसे कहते हैं, वो बताता है कि आने वाले दिनों में IMF के इरादे क्या हैं। और मैंने आपको अपनी आखिरी वीडियो में बोला था कि अगली जो भी हुकूमत आएगी उसको K2 का पहाड़ जिसे कहते हैं ना, पार करना पड़ेगा IMF प्रोग्राम लेने के लिए। IMF का प्रोग्राम इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और जो प्रोग्राम अगर हमारा उनका तय हो गया तो वो ऐसा प्रोग्राम होगा कि कम से कम जो वो हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करने जाएगी उसको बहुत दुश्वारियों का सामना होगा। जिस तरह के ये भी वादे कर रहे हैं कि बिजली फ्री दे देंगे, गैस फ्री दे देंगे, फला काम कर देंगे, महंगाई नीचे कर देंगे,
इनको वैसे तो माशी माहिरीन इन दोनों पार्टीज में नहीं है, लेकिन किसी माशी माहिर से मैं इनको मशवरा दूंगा कि ये जो कल आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी की है उसका उर्दू में तर्जुमा ले लें उनसे और उसको समझ लें कि उस रिपोर्ट में आईएमएफ क्या कह रहा है। निहायत ही होशरुबा जिसे कहते हैं कि उसमें बातें हैं और उससे आईएमएफ की आने वाले दिनों की बॉडी लैंग्वेज जाहिर हो रही है। आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कहता है रिस्क हैव इमर्ज टू डेट सस्टेनेबिलिटी एबिलिटी टू पे बैक आईएमएफ लोन्स, यानी कि रिस्क आ चुके हैं कि हम अपने कर्जे को जो है उसको अदा कर सके और आईएमएफ के कर्ज को वापस कर सके। मीडियम टर्म challenges are acute. Governance and transparency issues on SIFC also raised. जिस SIFC के बारे में हम सारे बड़े एक्साइटेड हैं, IMF उस पे सवालिया निशान उठा रहा है। इस SIFC से काफ़ी उम्मीदें ये भी थी कि 25-30 अरब डॉलर आ रहे हैं, अभी तक उसका कुछ पता नहीं लगा, लेकिन IMF उस पे सवालात उठा रहा है। आगे कहते हैं वो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स टू कंटिन्यू पोज हाई रिस्क, रिज्यूम रिजर्व बफर्स आर नॉट इनफ, सिग्निफिकेंट सॉवरेन एक्सपोजर टू डोमेस्टिक बैंक्स। वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में इतने खजाने नहीं हैं कि हम अपने कर्जों को अदा कर सकें, और साथ साथ जो हमारा मकामी कर्जा है, जो लोकल कर्जा है, डोमेस्टिक बैंक्स ने जो हुकूमत को दिया हुआ, उसका भी एक्सपोजर जो है बहुत शदीद बढ़ चुका हुआ है। तो वो जो एक बात छिड़ी थी आज से साल पहले, क्या पाकिस्तान में डेट रीस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है, आईएमएफ उसकी तरफ इशारे दे रहा है। ये जो आईएमएफ ने दो मुल्क थे, दो ममालिक के स्टडीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले चंद महीनों में या साल में आईएमएफ ने उन दो ममालिक से क्या क्या करवाया। एक इजिप्ट था और एक श्रीलंका था। इजिप्ट से उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारी जो फौजी इमलाक है उसको आप कम करें अपने उससे, और प्राइवेट सेक्टर को लेकर आए आगे, और जो है और प्राइवेटाइजेशन भी कर दें सारी। श्रीलंका से कहा था कि आप अपनी डेट रीस्ट्रक्चरिंग करें, लोकल और इंटरनेशनल। उसकी वजह से इन दोनों ममालिक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आए। मुझे ऐसा लगता है कि आईएमएफ इन दोनों प्रोग्राम का एक मिक्सचर जब एक नई हुकूमत आएगी उससे तकाजा करेगा उसका। फिर आईएमएफ कहता है कि पाकिस्तान जो है उसके जो पॉलिसी स्लिपेजेस हैं, जो पॉलिसीज जो हमें आगे जो इख्तियार करनी चाहिए जो नहीं कर पा रहे, और इनसफिशिएंट फाइनेंसिंग की जो है हमारे पास नीड्स हैं, वो जो है वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा। जो हमारे पास इनसफिशिएंट फाइनेंसिंग के मोड्स हैं जहां से हमें पैसे आने, वो भी नहीं है, और जो हमारे रिस्क में ये कि हमारे जो कर्जों के अलावा लाइबिलिटीज हैं, कुछ हमने लाइबिलिटीज भी कमिट की हुई हैं, वो भी हमें अदा करनी पड़ेंगी। फिर वो ये कहते हैं कि एक्सचेंज रेट पे प्रेशर रह सकता है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी हमारी जो है आने वाले दिनों में वो चैलेंज होगी क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है रीजन में। साथ साथ पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ रही हैं, जो हमारे आगे आने वाले जो फैसला साजी है, पॉलिसी डिसीजंस और रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट बन सकती है। ठीक है ना। फिर वो ये कहते हैं कि हमारी जो कैपेसिटी टू रीपेमेंट है, जो हमारे कर्जे अदा करने की जो सकत है, वो भी जो है वो भी आगे आने वाले दिनों में उसके भी जो है सब्जेक्ट टू कि हम किस तरीके से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और जो हमें बाहर से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिलती है उस पर डिपेंडेंट होगी। आईएमएफ कहता है कि पाकिस्तान आईएमएफ का 8 अरब डॉलर का मकरूज है और मार्च में वो 9 अरब डॉलर का हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, आईएमएफ ने कहा कि आईएमएफ जो है उसको SIFC से इतराजात है, और वो समझते हैं कि जो एक सॉवरेन वेल्थ फंड बना है, जो 7 कंपनियों का वो बना है, उसको आप जो है ट्रांसपेरेंसी उसमें लाएं, और उनको एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते किसी चीज से। उसकी एक एक चीज जो है, जो SOE एक्ट है, उसको दिखाना पड़ेगा। फिर जो
बातें आ रही हैं, स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान ने बोला है कि अगर आने वाले दिनों में कीमतें कम नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई, तो शरह सूद वो रेडी हैं कि वो उसमें मजीद इजाफा कर सकते हैं। कल ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि शरह सूद हमारा जो है कल ही जो हमारी महंगाई की फिगर आए थे 45% आए थे। फिर IMF ने जो कहा है कि तखमीना जो अब शरह नमू जो GDP है 2.5% से 2% रहेगी इस साल, और महंगाई 24% रहेगी। दूसरी बात यह कि IMF ने कुछ नए क्राइटेरिया शामिल कर दिए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि गैस की कीमतें फिर से बढ़ाएं। अभी जो गैस के बिल आ रहे हैं उससे मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई है, तो मजीद महंगाई बढ़ सकती है। फिर IMF ये कह रही है कि मुल्क में क्रॉस सब्सिडीज को खत्म किया जाए, यानी कि जो सनतों को सस्ती गैस मिल रही है या बिजली मिल रही है उसको खत्म किया जाए। उससे क्या होगा कि मुल्क में मजीद महंगाई हो सकता है, कि जैसे खाद की उन्होंने मिसाल दी कि खाद के सेक्टर को सस्ती गैस मिल रही है तो उसको भी बढ़ाने का बोला। उसके अलावा बहुत सारी सनतों को बराह रास्त गैस मिलती है, वो कह रहे हैं कि उनको आप खत्म करें और उनको जो हमारे बिजली जो डायरेक्ट जो हमें वापटा या कि इलेक्ट्रिक से आती है उधर लेकर आए, ताकि दूसरे लोगों पे जो है बिजली की ज्यादा कीमतों का बोझ ना बढ़े। ठीक है। फिर उसके अलावा IMF कहता है कि आपका जो गर्दिशी कर्जा है उसकी भी आपको प्लान देनी पड़ेगी और अब उसको भी जल्द अज जल्द उतारना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान को जो इस प्रोग्राम में टारगेट मिले थे, अहदाफ मिले थे, उसमें काफी प्रोग्रेस है। 7 में से 6 एक पूरे किए, 3 में से 2 एक पूरे किए। तो IMF वहां से तो इशू नहीं आ रहा। IMF फॉरवर्ड लुकिंग देख रहा है। IMF फॉरवर्ड लुकिंग जो है बहुत सारी तब्दीलियां चाह रहे हैं। अखबारात में यह भी आया कि हुकूमत ने बोला है कि हम जो आने वाले दिनों में जो टैक्स शॉर्टफॉल होगा कोई 250 अरब का, 18 अरब रुपए महीने के हिसाब से हम नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, जिसमें चीनी की कह रहे हैं कि 5 रुपए किलो एक्साइज ड्यूटी है कुछ ऐसी लगाएंगे। इस तरह और भी चीजें होंगी। नॉन फाइलर के लिए कह रहे हैं कि शिकंजे को हम मजीद टाइट कर देंगे। बिजली और गैस की कीमतों में फिर जिसे कहते हैं वो होगा। तो इलेक्शंस के बाद जिसकी भी हुकूमत होगी, मैं समझता हूं कि उसको एक तो स्ट्रांग अगर हुकूमत नहीं आई तो उसको ये रिफॉर्म्स पास करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर स्ट्रांग हुकूमत आती भी है और वो ये रिफॉर्म्स पास करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो माशी तौर पे एक बहुत सख्त टाइम लोगों के ऊपर आने वाला है। और फॉर एग्जाम्पल उसको वो नहीं इंप्लीमेंट करते तो उसके भी असरात हमें आएंगे, क्योंकि अगर IMF प्रोग्राम बर वक्त नहीं मिला तो ये तमाम अदायगियां किस तरह होंगी, ये एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान के इस वक्त 2 मसले खड़े हो गए, एक अंदरूनी जो हमारी सियासत गैर मुस्तहकम है और एक बैरूनी जो अभी मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है। अभी ताज़ा हमारा ईरान का भी मसला हुआ, जिसको जो है अल्लाह का शुक्र है कि वो थोड़ा सा बेहतर हो गया। बहरहाल IMF ने खतरे की घंटी बजा दी है और IMF आपके साथ कोई आसानी से टैकल नहीं करेगा। हमें जो है अभी से ही तमाम सियासी पार्टियों को रियलिस्टिकली बात करनी चाहिए, आवाम से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। जो वो कर सकते हैं वो बताएं, जो नहीं कर सकते वोट लेने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए झूठ ना बोलें, क्योंकि अगर आप ये झूठ बोल के आप इसका ऑपोजिट करने जाएंगे तो आवाम आपको माफ नहीं करेगी। और जो है ये तमाम चीजें होंगी। अपनी जो सियासी जमातें हैं, एक चीज हम कर सकते हैं, इंटरनेशनल जो क्राइसिस है वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है इस वक्त, जो गाजा फलस्तीन वगैरह में, लेकिन मुल्क में हम आपस में इत्तेहाद कर सकते हैं, आपस में इकोनॉमिक कंसेंसस कर सकते हैं। एक दूसरे को इक्तदार की जंग में पीछे करने के चक्कर में जो हमें जो एक कंसेंसस चाहिए, जैसे वो कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए, मैं कहता हूं चार्टर ऑफ इकोनॉमी से बेहतर यह है कि हमें एक इकोनॉमिक वो चाहिए, यूनिटी चाहिए फैसलों में, और सियासत में जो है इकोनॉमिक फैसलों को जो है हम ना लाएं। ये एक आने वाले दिनों की जरूरत है। 12 मार्च के बाद जब नई हुकूमत आ जाएगी, फरवरी के बाद मार्च, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टाइम होगा। किस सियासी जमात का क्या प्लान है, मेरे नज़र में अभी तक कोई प्लान नहीं है, और सिर्फ वो अभी उनके जहन में एक ही प्लान है कि किस तरह झूठ बोल के इलेक्शन में जीतना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले सके।
बहुत बहुत शुक्रिया।